हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। देखो, सरकार के 3 अंग है, ठीक है, जिसमें से एक क्या है, कार्यपालिका है, और ये पूरा चैप्टर कार्यपालिका पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तीनों अंग कौन कौन से हैं। देखो, विधायिका, ये क्या है, पहला अंग है। सरकार के 3 अंग है, ठीक है। तीनों अंग मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। सरकार का पहला अंग कौन सा होता है, विधायिका। विधायिका क्या करती है, ये अंग कानून बनाता है, यानी जो भी नियम कानून देश के लिए बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, विधायिका। ठीक है। दूसरा क्या है, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है, जो विधायिका नियम कानून बनाती है उसे क्या करती है, कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है, पूरे देश में ये लागू करती है उन नियमों और कानूनों को। तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, जो कार्यपालिका ने नियम कानून लागू किए हैं वो उनको देखता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं वो संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। ये उनकी समीक्षा करता है, जांच करता है और न्याय को सुनिश्चित करता है कि सभी को न्याय मिले। ठीक है, ये इसके सरकार के 3 अंग थे। तीनों अंग हमने जान लिया। अब देखो कार्यपालिका क्या है। देखो, सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो नियमों और कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। यह विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, यानी जो भी विधायिका नियम कानून बनाती है, ठीक है, उसके लिए ये क्या करती है, उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन, कार्यपालिका। जो भी नियम कानून विधायिका बनाती है उसे लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कार्यपालिका। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते। ठीक है, इसका कहना है कि कार्यपालिका में क्या, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है बस इतना ही नहीं होता, इसके अलावा भी क्या होता है, प्रशासनिक ढांचा होता है पूरा एक, जिसमें सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, जैसे आईपीएस, आईएएस। ठीक है, आगे देखो, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या है, विधायिका के प्रति। ठीक है, देखो, विधायिका ने नियम कानून बनाए और इसने लागू किए। ठीक है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, मतलब जो कार्यपालिका है उसे जवाब देना पड़ता है विधायिका को। ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका को जवाब देती है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो, हमने ये जान लिया कार्यपालिका क्या है, इसमें कौन होता है। ठीक है, अब देखो, अब आता है कार्यपालिका का प्रकार। कार्यपालिका के कितने प्रकार है, 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम वो जान लेते हैं कि कार्यपालिका भी 2 स्तर पर होती है। ठीक है, देखो, कार्यपालिका 2 स्तर पर होती है, एक केंद्र स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है। ये कौन से स्तर पर होते हैं, केंद्र स्तर पर होते हैं। ठीक है, और देखो, दूसरा राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर कौन कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है यानी चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है और मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, ये समझ गए हम कि केंद्र स्तर पर कौन कौन होता है और राज्य स्तर पर कौन कौन होता है कार्यपालिका में। ठीक है, अब देख लेते हैं कार्यपालिका के प्रकार। देखो, कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला, देखो, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, यानी सामूहिक नेतृत्व, यानी इसमें बहुत सारे लोग मिलकर नेतृत्व करते हैं, तो उसके आधार पर कार्यपालिका 2 प्रकार की है। ठीक है, पहले वो दोनों पढ़ लेते हैं, फिर तीसरा पढ़ेंगे। देखो, पहला कौन सा है, संसदीय। ठीक है, इसे भी भारत में अपनाया गया है। भारत में किसे अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली को। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, ये हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। और संसदीय प्रणाली में भी प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं कि भाजपा जो है वो लोकसभा में
बहुमत से आई है, ठीक है, तो उसका जो दल का नेता था यानी प्रधानमंत्री, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनेंगे, यानी नरेंद्र मोदी जो उसके नेता थे बहुमत वाले दल यानी भाजपा के, ठीक है, तो वो जीत गई थी, लोकसभा में आ गई वो, तो उसे क्या हुआ कि उसमें से प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने चुना, ठीक है। अब देखो, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब वही है। देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी देश का प्रमुख यानी हेड जो है वो राष्ट्रपति हो सकता है या फिर प्रधानमंत्री हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो, राष्ट्रपति या राजा नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, अभी हमने देखा और हम अपने देश में भी देखते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, सारे काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना, बस वो क्या होता है राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही होता है सब कुछ। तो देखो, राष्ट्रपति या राजा नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, देश का, और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। अभी हमने ये भी पढ़ा था ऊपर कि सिर्फ राष्ट्रपति का होता है, नाम मात्र का होता है, और वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, देखो, संसदीय प्रणाली कहाँ कहाँ पर है, भारत में है सबसे पहले, हमें पता है, जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, इंग्लैंड में है, ठीक है, तो इसमें से आप 3-4 याद रखना। अब देखो, दूसरा क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का हेड होता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का हेड होता है, ठीक है, पूरे देश का तो राष्ट्रपति हेड होता है और सरकार का हेड कौन होता है, वहां पे प्रधानमंत्री, जहां पे कौन सी व्यवस्था होती है, अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है। आगे देखो, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, इसमें भी उत्तरदायी होता है, इसमें भी उत्तरदायी होता है। ये कहाँ कहाँ पर है, इसका एग्जाम्पल है फ्रांस, रूस और श्रीलंका, ठीक है, ये याद रखना। देखो, सबसे इजी तो ये है थर्ड वाला, ये देखो थर्ड, ये किस पे आधारित है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक, ये तीसरा अंग है, यानी तीसरा प्रकार है, सॉरी। देखो, अभी हमने पढ़ा पहला क्या था, संसदीय, दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक, तीसरा अब हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक, ठीक है। ये दोनों किस पे थे, सामूहिक नेतृत्व पर आधारित थे, ठीक है। अब ये किस पे है, एक व्यक्ति, यानी कोई एक व्यक्ति है जो नेतृत्व करता है। देखो, ये सबसे इजी है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक है, देश का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, इसमें जनता द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष द्वारा होता है संसदीय प्रणाली में, ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। देखो, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति बहुत ही शक्तिशाली होता है, ठीक है, उसे ही पूरा मतलब उसको पूरी शक्ति प्राप्त होती है, वो कुछ भी कर सकता है, इसमें वो किसी मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो अपने मर्जी से काम करता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होता है, देखो, अमेरिका में, ब्राजील में और भी बहुत सारे देश है, ठीक है। अमेरिका में तो आप सब देखते ही हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति कितनी होती है ना, तो इससे तो आप याद रख सकते हो, वहाँ पे क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। आगे देखो, अब संसदीय कार्य प्रणाली, सॉरी कार्यपालिका, तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर संसदीय प्रणाली, ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, और हम देखते हैं भारत में इसे अपनाया गया तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखो, भारत में संसदीय कार्यपालिका, हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं यानी इच्छाओं को क्या करे, संवेदनशील और उत्तरदायी हो, ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था, ठीक है।
तो इसमें ये भी आ सकता है कि संसदीय प्रणाली को ही भारत में क्यों अपनाया गया, ठीक है। तो आप यही सारे पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। या फिर मतलब भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया, तो आप बताओगे संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, और क्यों अपनाया गया है, ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो संविधान निर्माता थे, यानी जो संविधान रच रहे थे या बना रहे थे, वो क्या चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं यानी इच्छाओं को अच्छे से पूरा करे। तो ये किसमें होता, सिर्फ संसदीय कार्यपालिका में ही हो सकता था, इसलिए इसे अपनाया गया। दूसरा क्या है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा अध्यक्षात्मक यानी जो अमेरिका में है उसमें सिर्फ राष्ट्रपति ही मतलब राष्ट्रपति को ही सारी शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। वही सरकार का प्रमुख होता है, वही देश का प्रमुख होता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर लेता है और बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपने मन से काम करने लगता है, ठीक है। एक तरह से क्या होता है, सब उसके मतलब ऐसा होता है कि राष्ट्रपति ही सब कुछ है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक को नहीं अपनाया, ठीक है। इसमें यही बताया गया है, देखो एक बार पढ़ लेते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देता है, ठीक है। इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी अंकुश लगे, यानी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ ना रहे, ठीक है। सब कुछ एक संतुलन में रहे, इसलिए उन्होंने संसदीय प्रणाली को चुना, ठीक है। अगला है देखो, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका क्या है, विधायिका या फिर जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर, यानी केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, ठीक है, संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था अपनाई गई है या स्वीकार किया गया है। अगला आता है देखो, ये विशेषता ही है सारी इसकी। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जो प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही करते हैं। तो ऑफिशियली कौन हेड होता है, राष्ट्रपति हेड होते हैं, ठीक है। तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो उसके होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं, लेकिन किसके नाम पर चलाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। सारे काम क्या होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक पास होकर बिल बनता है, ठीक है। राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि क्या था, केंद्र स्तर पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका में। और राज्य स्तर पर कौन था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। देखो मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। अब देखो, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां, यानी केंद्र की जो ऑफिशियली रूप से शक्तियां है राष्ट्रपति को दी गई हैं, ठीक है। परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसा कि अभी सारे उसमें हो रहा था कि राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रधानमंत्री सारे काम कर रहे थे, ऐसे इसमें होता है कि जो औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका है यानी केंद्र की कार्यपालिका है, उसमें भी क्या होता है, राष्ट्रपति को तो शक्तियां मिली है सारी, लेकिन वास्तविक में रियलिटी में उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद ही करते हैं, ठीक है। इन शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है और याद भी रखना है। वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो निर्वाचित सांसद, जो भी सांसद निर्वाचित होकर गए हैं संसद में, और विधायक
वो क्या करता है, यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय। ठीक है, तो उसके ही अकॉर्डिंग क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। ठीक है, जो संसद है राष्ट्रपति को अगर हटाना चाहती है तो वो ऐसे ही नहीं हटा सकती, क्योंकि ये देखो राष्ट्रपति कितना बड़ा वो होता है, एक पद होता है, तो ऐसे ही कुछ भी आरोप लगा के नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, देखो तो क्या होता है, राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं हम, राष्ट्रपति को क्या होता है, सिर्फ महाभियोग एक प्रक्रिया है, उसे ही लगाकर उसे राष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं। और महाअभियोग भी किस आधार पर लगाया जा सकता है, केवल संविधान के उल्लंघन पर या उसके अतिक्रमण पर, यानी संविधान की उसने कोई उल्लंघन किया है या संविधान का कुछ उसने अतिक्रमण किया है, उसके आधार पर उसे क्या हो सकता है, महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन महाअभियोग भी लगाने पर आप उसको क्या करते हैं, पहले राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। ठीक है, तो देखो ये इतना हो गया। आप सारे ये याद रखने, विशेषताएं, संसदीय प्रणाली की सारी विशेषताएं थी। ठीक है, अब आज इतना काफी है, अगला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।